Good evening all student, UPSC aspirant, Hindi medium student. Thanks for joining me. आज के टॉपिक में चैप्टर 5 का नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद क्वेश्चंस विद आंसर करवाऊंगी. सो लेट्स गो अहेड. नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 5 का कृषि में परिवर्तन. कृषि के क्षेत्र में दो परिवर्तन आए. हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे. अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था. इस वजह से फसलों की उपज बढ़ गई. दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उन्हें रोपण शुरू किया. अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसीलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी थी, जिसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था. काम ज़्यादातर दास दासी भूमिहीन खेतिहर मजदूर कमकार करते थे. और आगे बढ़ते हैं मगध के बारे में. 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया. जनपद के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि 16 जनपद की 16 राजधानियाँ थी और सबसे बड़ा नॉर्थ बिहार का मगध सबसे बड़ा शक्तिशाली महाजनपदों में से एक था. सो आगे बढ़ते हैं. गंगा और सोन जैसे नदियाँ मगध से होकर बहती थी. फर्स्ट यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी. मगध का हिस्सा जंगलों से भरा था. इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था. प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था. यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनवाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी. इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे अयस्क की खदानें भी थी. मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए यह बहुत उपयोगी थे. मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए. अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे. महापद्मनंद जो राजा हुआ करता था चंद्रगुप्त से पहले, एक और महत्वपूर्ण शासक थे. उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीपीय के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला दिया था. बिहार में राजगृह, यानी अभी वर्तमान में उसे राजगीर बोला जाता है, कई सालों तक मगध की राजधानियाँ बनी रही. बाद में पाटलिपुत्र, आज वर्तमान समय में जिसको पटना बोला जाता है, जो बिहार की राजधानी है, बनाया गया. 2300 साल से भी पहले की बात है. मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था. पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया. जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, तब उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया. वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी. जैसे कि तुमने ऊपर पढ़ा होगा कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था. उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली यानी बिहार में पड़ता है. यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ बोला जाता था. गण या संघ में कई शासक होते थे. कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें
से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह से शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चा करते थे। इस चर्चा में यानी इस सभा में स्त्रियां, दास दासी और कमक्कार जो भूमिहीन मजदूर थे उसे सभाओं का हिस्सा नहीं लिया जाता था, यानी वो लोग नहीं रहते थे सभाओं में। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में आप लोगों ने अध्याय 6 में पढ़ोगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। और कुछ फैक्ट, गण यानी गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूहों के लिए किया जाता है, और संघ अर्थात संगठन या सभा। सो आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु और वज्जी संघ के बारे में कुछ फैक्ट बताते हैं। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वशकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। तब बुद्ध ने उनसे पूछा कि वज्जी सभाएं नियमित रूप से करते हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, तब उन्होंने कहा कि वज्जी वासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। दूसरा, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे। तीसरा, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे। चौथा एंड लास्ट, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। एंड लास्ट, वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक भी नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं करेंगे। तब तक वो राज्य करेंगे, ऐसा बुद्ध ने कहा। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 15 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त किया और अपने राज्य में शामिल कर शासन किया। सो आगे बढ़ते हैं। कुछ रिमेनिंग मैप मैं आप लोगों को बताऊंगी जो पिछली क्लास में छूट गई थी। काबुल, गंधार और तक्षशिला, और कुछ महत्वपूर्ण डेट। सो यू ऑल स्टूडेंट लुक एट द बोर्ड। यूपीएससी एनसीईआरटी हिस्ट्री 6 ट्यूटोरियल प्रिपरेशन हिंदी मीडियम स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल। टॉपिक क्वेश्चंस विद आंसर, चैप्टर 5। बिफोर रिमेनिंग मैप, बचा हुआ मानचित्र फॉर जनपद, महाजनपद और नगर। फर्स्ट, काबुल। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। काबुल अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर और राजधानी है। यह अफगानिस्तान का आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। यह शहर समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह पर्यटन की दृष्टि से मध्य एशिया का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। सेकेंड, गंधार। गंधार महाजनपद के प्रमुख नगर थे। आज के पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र उस काल में भारत का गंधार प्रदेश था। आधुनिक गंधार इस क्षेत्र से कुछ दक्षिण में स्थित था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण के समय गंधार में कई छोटी छोटी रियासतें थी, जैसे अभिसारी, तक्षशिला आदि। मौर्य साम्राज्य में संपूर्ण गंधार देश सम्मिलित था। थर्ड एंड लास्ट रिमेनिंग मैप, बचा हुआ मानचित्र, तक्षशिला। प्राचीन भारत में गंधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ का विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीन विश्वविद्यालयों
में शामिल है। यह हिंदू एवं बौद्ध दोनों के लिए महत्व का केंद्र था। चाणक्य यहाँ पर आचार्य थे। 405 ईस्वी में फाहियान यहाँ आया था, यानी भारत आया था। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। फर्स्ट, नए शासक लगभग 3000 साल पहले। सेकेंड, महाजनपद लगभग 2500 साल पहले। थर्ड, सिकंदर का आक्रमण। दिग्घ निकाय का लेखन लगभग 2300 साल पहले। एंड लास्ट फोर्थ, गण या संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले। सो लेट्स गो अहेड। I meet you next class. Till then, bye bye, take care. Thank you for watching my YouTube channel. Like, subscribe and share. Thanks.